नमस्कार मित्रों, आप सभी का BHU पाठशाला के YouTube चैनल में स्वागत है। मैं हूं आदित्य सिंह। आज हम BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड प्रैक्टिस सीरीज़ के सेकेंड पार्ट में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते हैं कि ये हमारी वीडियो सीरीज़ बाइलिंगुअल है, यानी कि द्विभाषीय, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूँ कि आप इस वीडियो सीरीज़ के पहले वीडियो को इसी BHU पाठशाला के चैनल पर इस थंबनेल के साथ सर्च करके देख सकते हैं। तो चलिए, देखिए, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आज की वीडियो की शुरुआत करने से पूर्व मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूँगा और आप उन प्रश्नों का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। तो मेरा आज का पहला प्रश्न है, 16 सितंबर यानी 16 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है, यानी 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, गिटर यानी घीघा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। गिटर इज़ काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। उसके बाद मैं थर्ड क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तो मेरा तीसरा प्रश्न है, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात राजगद्दी पर कौन बैठा। हु असेंडेड द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी। तो देखिए, इन 3 प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो चलिए, आज के हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, वेयर वॉज लॉर्ड महावीर बॉर्न, यानी कि भगवान महावीर की जन्म कहाँ हुआ था, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा कुंडग्राम में। भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम कहाँ पड़ता है, बिहार में। और भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी में। पावापुरी कहाँ पड़ता है, बिहार में। उसके बाद हम बात करेंगे इनकी मृत्यु कब हुई थी, 468 ईसा पूर्व में, यानी 468 BC में, ठीक है। और हम कुशीनगर से बात करें अगर, तो कुशीनगर में क्या हुआ था, गौतम बुद्ध जी की महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु हुई थी। और बनारस के बारे में आप तमाम तथ्य जानते हैं। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, यानी आर्य समाज के संस्थापक कौन था। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, दयानंद सरस्वती जी, ठीक है। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे, जो आज का महाराष्ट्र है, वहाँ किया था। उसके बाद हम ये जो ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद जी का, उनके बारे में बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत 1 मई 1897 को 1897 को बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से किया था, वेस्ट बंगाल से किया था। और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है, बेलूर मठ में। उसके बाद हम आत्माराम पांडुरंग के बारे में बात करेंगे। आत्माराम पांडुरंग ने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में ही किया था। उसके बाद हम बात करते हैं ज्योतिराव फूले की। ज्योतिराव फूले जी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में पुणे यानी महाराष्ट्र में किया था। तो चलिए, बिल्कुल क्लियर होगा आपको। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। तो इसका सही उत्तर आप बताएंगे, ये होगा आंग सैन सू की। आंग सैन सू की जो हैं वो म्यांमार के रहने वाली हैं और यह नोबेल विजेता भी हैं, नोबेल प्राइज़ विजेता भी हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम इनसे जुड़े किताब को हमने देख लिया। अब हम 2-3 किताबें जो और ऑप्शंस में दिए गए लोग हैं उनसे देखते हैं। तो देखिए, पहले देखते हैं BR अम्बेडकर से। तो BR अम्बेडकर जो है, इनकी एक फेमस पुस्तक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। इनकी दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक या फिर कह लीजिए प्रसिद्ध पुस्तक है थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ठीक है। अब हम नेल्सन मंडेला जी की बात करें तो इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। आप बिल्कुल एक बार और याद कर लीजिए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसके बाद हम गांधी जी की बात करें तो इनके बारे में आप सब जानते हैं कि इनकी जो प्रसिद्ध ऑटोबायोग्राफी है, प्रसिद्ध आत्मकथा है, वह क्या है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। तो और इनकी 2-3 पत्रिकाएँ भी, जैसे हरिजन हुई, फिर और भी बाकी पत्रिकाएं हैं, नवजीवन हुई, बाकी बहुत सी पत्रिकाएं हैं, इन्होंने उसका संपादन किया था गांधी जी ने। तो ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया। और हम चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द शाहजहाँस बिल्डिंग। देखिए, हमसे प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा शाहजहाँ द्वारा निर्मित जो है कि बिल्डिंग नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंचमहल, ठीक है। बाकी ये तीनों, ताजमहल, आगरा फोर्ट, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, यानी कि ताजमहल जो कि आगरा में है और ये आगरा फोर्ट भी आगरा में ही है, आगरा का किला, और रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली है जो कि दिल्ली में। और ये पंचमहल जो है ये फतेहपुर सीकरी में है, यह जो है
अकबर द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। बिल्कुल आप सभी को क्लियर हो गया होगा। देखिए हमारा आज का 5वां प्रश्न है, कृष्णदेव राय वॉज अ कंटेम्पोररी ऑफ। हमसे यह पूछा जा रहा है कि कृष्णदेव राय जो है किस किस समकालीन थे, मतलब वो किस किस समय के आसपास, वो भी उनका भी जो है कि टेन्योर था, उसका उनका भी समय काल था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर। ठीक है, बाबर का समय काल क्या था, 1526 से लेकर 1530 तक। बाबर जो है मुगल वंश के संस्थापक थे। और कृष्णदेव राय का जो है समय काल क्या था, 509 से लेकर 529 तक ये शासनकाल में थे। और यह जो है विजयनगर साम्राज्य के सम्राट थे, आप सभी इसको जानते हैं। और ये तेलुगु भाषी थे कृष्णदेव राय। और बाकी सब देखिए, और एक चीज़ और है, फ़िरोज़ तुगलक से हम बात करते हैं। तो फ़िरोज़ तुगलक जो है, यह जो है जौनपुर जो पूर्वांचल का एक ज़िला है उसके संस्थापक भी थे। अकबर की बात करें, अकबर जो है फतेहपुर सीकरी की स्थापना किए थे। तो चलिए बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। सिटी ऑफ आगरा वॉज फाउंडेड बाई। देखिए अब हमसे प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो आगरा शहर की स्थापना जो है वह की थी सिकंदर लोदी ने। ठीक है, वो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोदी ने। ठीक है, अगर हम मैंने बताया है फ़िरोज़ तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी और तुगलकाबाद की स्थापना की थी। और एक फैक्ट जान लीजिए, बहलोल लोदी कौन था, बहलोल लोदी जो है वो लोदी वंश के संस्थापक थे, आप सभी जानते हैं। ठीक है, और बहलोल लोदी जो है उनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1451 से लेकर 1488 तक। ठीक है, और आप अकबर के बारे में जानते ही हैं कि अकबर द ग्रेट कहा जाता है, उनको सम्राट कहा जाता है। और वो फतेहपुर सीकरी जैसे शहर की 1571 में स्थापना कराए थे। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा आज का 7वां प्रश्न है, विच कंट्रीज एजेंसी कंपनी फर्स्ट स्टार्टेड ट्रेड विद इंडिया। यानी कि किस देश की कंपनी जो है वह भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापार शुरुआत की। तो इसका आंसर आप हमें बताएंगे। देखिए इसका आंसर होगा पोर्टुगल, यानी पुर्तगाल देश की जो है कंपनी जो है वह भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापार की। और वह व्यापार कहाँ की, कोच्चि जो आज की केरला में पड़ता है। और यह व्यापार जो है सन 1500 के आसपास में शुरू हुआ था। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। देखिए हमारा 8वां प्रश्न कहता है कि निम्न में से किनको भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी जानते भी होंगे, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखिए चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। और लॉर्ड रिपन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इनको भारतीय स्वशासन का जनक के रूप में जाना जाता है। विलियम बेंटिंक कौन थे, विलियम बेंटिंक जो है भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। ठीक है, यानी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और लॉर्ड डफरिन के बारे में मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड डफरिन के समय में ही यानी कि 1884 से 1888 इनका समय काल था। और इस दौरान ही 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, और अगर मैं लॉर्ड रिपन का आपको कार्यकाल बता दूं तो वो 1880 से लेकर के 1884 तक वो भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अगर विलियम बेंटिंक की बात की जाए तो वो 1833 से 1835 तक जो है वो भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। थोड़ा बहुत डाटा इधर उधर होगा तो आप उसको कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए हमारा आज का 9वां प्रश्न है, व्हेन डिड कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया। यानी कि भारत में कैबिनेट मिशन जो है वह कब पहुंचा, यानी कब आया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1946, यानी 1946 में कैबिनेट मिशन जो है भारत पहुंचा था। ठीक है, और देखिए हम और ऑप्शंस को देख लेते हैं। 1942 से संबंधित आप सभी जानते ही हैं कि अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और उसके पूर्व जो है 1942 में ही एक आध माह पूर्व जो है क्रिप्स मिशन जो है वह भारत आया था। उसके बाद हम 1945 की बात करें तो 1945 में आप सभी जानते हैं वावेल प्लान भारत आया था। उसके बाद हम अगर बात करें 1947 को तो हमारा प्यारा देश भारत 1947 में आज़ाद हुआ था और तमाम घटनाक्रम है आप सभी जानते होंगे। और हम अब 10वें प्रश्न की बात करेंगे। देखिए हमारा 10वां प्रश्न है, ट्यूटिकोरिन
पोर्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि तूतीकोरिन जो बंदरगाह है वह किस राज्य में स्थित है। तो आप सभी इसका उत्तर जानते भी होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। देखिए इसका उत्तर होगा तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। ठीक है, अब मैं बता दूं, अगर हम बात करें उड़ीसा की, उड़ीसा में एक प्रमुख बंदरगाह है पारादीप। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश में एक चर्चित बंदरगाह है विशाखापट्टनम। गुजरात की अगर बात करें, गुजरात में कौन सा एक चर्चित या बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह है, कांडला पोर्ट। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का 11वां प्रश्न है, हॉर्स लैटिट्यूड्स आर अ बैंड ऑफ हाउ मेनी डिग्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेटर। हमसे यह पूछा जा रहा है कि जो अश्व अक्षांश होते हैं वह हमारे भूमध्य रेखा की कितनी डिग्री उत्तर और कितनी डिग्री दक्षिण जो है उनका विस्तार होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि जो अश्व अक्षांश हैं वह भूमध्य रेखा के 30 अंश दक्षिण और 30 अंश उत्तर, ये इनका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर संपर्क करें मुझसे। देखिए आज का मेरा 12वां प्रश्न है, रिवर लूनी फ्लोज इन। देखिए हमसे यह पूछा जा रहा है कि लूनी जो नदी है वह कहाँ बहती है। तो देखिए यह बहती है राजस्थान में। ठीक है, हमारे भारत के जो प्रदेश है राजस्थान में बहती है। ठीक है, आप सभी जानते हैं बिहार में जो कोसी नदी है वह बिहार के शारों के रूप में जानी जाती है, अभी मैं आगे चर्चा भी करूंगा। और पंजाब में आप जानते ही हैं, पंजाब 5 नदियों का संगम है, एक तरीके से कह सकते हैं। पंजाब अर्थ ही जो है 5, मतलब 5 नदियों का स्थल। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी आप जानते ही हैं, यमुना, गंगा और घाघरा और इत्यादि प्रमुख नदियाँ हैं उत्तर प्रदेश की। तो चलिए अब हम 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन। देखिए किसी क्षेत्र के जलवायु के निर्धारण में, ठीक है, कौन एक प्रमुख जो है वह एक प्रमुख सूचक नहीं है, एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर होगा लॉन्जिट्यूड। ठीक है, यानी कि देशांतर रेखाएं। देखिए किसी भी जगह की जलवायु जो है वो लैटिट्यूड पर, ठीक है, यानी कि अक्षांश पर, हाइट एबव सी लेवल यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई पर, और डिस्टेंस फ्रॉम सी यानी कि समुद्र से दूरी पर निर्भर करती है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र की जलवायु इन 3 कारकों पर निर्भर करती है, और भी अनेक कारक हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लेकिन हमसे यह पूछा जा रहा है कि कौन इसमें प्रमुख कारक नहीं है, तो यहाँ आंसर हमारा क्या होगा, लॉन्जिट्यूड यानी कि देशांतर। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए मैं इसकी चर्चा करने की बात कर रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ कॉल्ड एज द सॉरो ऑफ बंगाल। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी जानते भी होंगे। देखिए मैं इसका हिंदी बता दे रहा हूँ आपको कि किस नदी को बंगाल के कह सकते हैं दुख के रूप में जाना जाता है, सॉरो ऑफ बंगाल। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसका आंसर हो जाएगा हमारा कोसी रिवर। कोसी रिवर को जो है हम सॉरो ऑफ बंगाल के रूप में जानते हैं। ठीक है, बिहार के दुख के रूप में हम इसे जानते हैं। अब देखिए दामोदर नदी के बारे में बात करें तो दामोदर नदी को हम सॉरो ऑफ वेस्ट बंगाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप सभी इसे जानते भी होंगे दामोदर नदी। दामोदर संबंधित एक प्रोजेक्ट भी है, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए और गंडक नदी की बात करें तो हमारे यह पड़ोसी देश नेपाल में बहने वाली एक नदी है। ठीक है, और आजकल बाढ़ के कारण यह काफ़ी चर्चे में भी है। तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है स्पैन ऑफ 1 डिग्री लैटिट्यूड, यानी हमसे यह पूछा जा रहा है कि 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री अक्षांश की जो है विस्तार क्या होती है। ठीक, 1 डिग्री जो अक्षांश है उसका विस्तार होता है 111 किलोमीटर। ठीक है, और इसको आप मील में अगर कोई पूछे तो इसका क्या हो जाएगा, 69 मील। ठीक है, आप बिल्कुल इसे क्लियर कर सकते हैं। देखिए और उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारा 16वां प्रश्न है द चीफ इंडस्ट्री ऑफ अफ़गानिस्तान इज। हमसे यह पूछा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान का मुख्य उद्योग क्या है, तो क्या हो जाएगा, कारपेट पेंटिंग। ठीक है, आपको इसका उत्तर जानना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हमारा अफ़गानिस्तान एक तरीके से पड़ोसी देश है, वो डूरंड लाइन जो है भारत पाकिस्तान के बीच में साझा होती है, वो थोड़ा सा विवादित है, लेकिन हम उसे, हमारी भारत सरकार मानती है कि डूरंड रेखा जो है भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में ही है। ठीक है, अब देखिए कॉटन टेक्सटाइल की बात करें तो यहाँ जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है वहाँ
जो है अच्छा ग्रो करता है, इस नाते उस क्षेत्र में जो है वो वहाँ कॉटन की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। शुगर रिफाइनिंग की बात करें तो जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश हो गया, फिर ये महाराष्ट्र हो गया, ये कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो क्या कहते हैं हमारे भारत के, जहाँ की चीनी उत्पादन बहुत ज़्यादा होती है। मिनरल एक्सप्लोरेशन कैसे, मान लीजिए जैसे भारत का अगर हम एग्जाम्पल लें तो हमारे जो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू आप देख रहे हैं भारत के मानचित्र पर, जैसे झारखंड हो गया, उड़ीसा हुआ, वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्सा हुआ, ये सब राज्य जो हैं बिल्कुल खनिज के रूप में बिल्कुल जो बहुत ही सक्षम हैं, बहुत ही सुदृढ़ हैं, बहुत ही मजबूत हैं, ठीक है, अपार संभावनाओं की क्षेत्र हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द बिगेस्ट हॉट डिज़र्ट सहारा इज़ लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। हमसे प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि सहारा डिज़र्ट जो सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है वह किस महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। आप सभी जानते भी होंगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक रोचक तथ्य बताऊंगा कि देखिए डेजर्ट कितने प्रकार के होते हैं, रेगिस्तान जो हैं या मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक हॉट और एक कोल्ड, यानी कि एक गर्म और एक ठंडा, ठीक है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि नॉर्थ अमेरिका के बारे में अगर हम देखें तो नॉर्थ अमेरिका में एक आता है मोहावी, और कुछ अन्य भी फेमस मरुस्थल हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है मोहावी और भी कुछ अन्य मरुस्थल प्रसिद्ध हैं। अगर एशिया की बात करें हम तो एशिया में थार जो कि भारत के राजस्थान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में पड़ता है, ठीक है। और यूरोप की बात करें तो यूरोप में भी अनेक छोटे छोटे मरुस्थल हैं, उनको भी हम बाद में आप देख भी सकते हैं, स्वयं भी देख सकते हैं। अब हम 18वें प्रश्न की ओर चलते हैं। विच इज़ द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड गिवन टू अ पर्सन इन इंडिया। हमसे यह पूछा जा रहा है प्रश्न कि भारत में किसी भी व्यक्ति को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया जाता है, उसका नाम क्या है, मतलब कौन सा जो है वह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ठीक है। तो आप सभी जानते होंगे, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, भारत रत्न, ठीक है। और मैं एक चीज़ बता दूँ, अब देखिए, और ये भारत रत्न जो है ये हमारा सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, इसको हम 1 नंबर दे देते हैं, मतलब पहले नंबर पर रखते हैं। उसके बाद कौन सा है, आप सभी भी जानते हैं, पद्म विभूषण, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है, वो है पद्म भूषण, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है, पद्मश्री, ठीक है। यही 4 जो हैं हमारे महत्वपूर्ण पुरस्कार भी हैं। तो इसमें सबसे सर्वोच्च कौन सा आता है, भारत रत्न आता है, उसके बाद पद्म विभूषण आता है, उसके बाद पद्म भूषण आता है, उसके बाद है पद्मश्री। तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा आज का 19वां प्रश्न है, विच इज़ द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। देखिए हमसे यह पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। आप ज़रूर इस क्वेश्चन को जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर क्या होगा, एस्टीमेट कमेटी। क्या होगा इसका उत्तर, एस्टीमेट कमेटी, यानी कि अनुमान समिति। देखिए अनुमान समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं। आप एक चीज़ विशेष याद रखेंगे कि अनुमान समिति यानी एस्टीमेट कमेटी में लोकसभा के अलावा यानी राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। इसके कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। अब हम अगर बात करें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी लोक लेखा समिति की बात करें तो यहाँ मैंने पिछली वीडियो में बताया था 22 सदस्य होते हैं और 22 सदस्य में 15 जो है लोकसभा से होते हैं और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। और लोक लेखा समिति में जो है वो जो अध्यक्ष होगा लोक लेखा समिति का वो हमेशा कौन होगा, विपक्षी पार्टी का नेता होगा, ठीक है। अब हम अगर बात करें ये स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, तो यह जो है रक्षा विशेष जो रक्षा के मामले होते हैं उनको देखती है, ये एक उनसे संबंधित रक्षा से संबंधित एक कमेटी होती है, ठीक है। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, ठीक है। अब हमको यह देखना है, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको हमको देख के विचार करना है। पहला इसमें पॉइंट है पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और दूसरा है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब पूछ रहा है हमसे प्रश्न कि विच ऑफ दीज आर कमिटीज़ ऑफ पार्लियामेंट। अब हमसे यह पूछा जा रहा है कि लोक लेखा समिति है और दूसरा है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखिए हमसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन संसद की समिति है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी लोक लेखा समिति ही केवल इन दोनों में से संसद की समिति है, और कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जिसको कैग कहते हैं, यह जो है एक ऑफिस है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ओनली ए, ठीक है। यह जो है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है इनका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 यानी 148 से 151 यानी कि 151
तक इनका वर्णन मिलता है। ठीक है, आप सभी को जानना जरूरी है। और अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और वर्तमान में कैग कौन है? जीसी मुर्मू, आप सभी जानते होंगे, जो कि पूर्व में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 21वां प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स इम्प्लीमेंटेड द मंडल कमीशन रिपोर्ट। अब हमसे प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री जो हैं मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किए थे। ठीक है, तो आप सभी इसका उत्तर जानते होंगे। कौन लागू किया था? वीपी सिंह जी। ठीक है, वीपी सिंह जी ने इस कमेटी की रिपोर्ट को जो है लागू किया था। ठीक है, और हम अगर बात करें पंडित नेहरू जी से संबंधित, तो देखिए पंडित नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और एक चीज़ और है कि 1954 में इन्होंने चीन के साथ एक महत्वपूर्ण पंचशील समझौता भी किया था, और देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले भी व्यक्ति पंडित नेहरू जी ही हैं। अब हम अगर बात करें राजीव गांधी जी से संबंधित, तो राजीव गांधी जी से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि राजीव गांधी जी हमारे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, आप बिल्कुल याद रखेंगे इन्हें। और नवोदय विद्यालय जैसी संस्थाओं की शुरुआत भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। और उसके बाद हम बात करें पीवी नरसिम्हा राव जी की, तो देखिए पीवी नरसिम्हा राव जी के ही शासनकाल में वर्ष 1991 में भारत में एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण जो है लागू किया गया था। उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री कौन हुआ करते थे? श्री मनमोहन सिंह जी। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा 22वां प्रश्न है, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द राज्यसभा। हमसे प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है। तो आप सभी जानते होंगे, आप इसका उत्तर हमें देंगे। मैं 2 सेकंड वेट करता हूँ। देखिए इसका उत्तर होगा 12। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता दूं कि यह जो विचार है, जो कॉन्सेप्ट है कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाएगा, यह किस देश से लिया गया है? मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था, वह लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है, तो हम एक चीज़ और बता दूं कि ये जो 2 मैंने ये ऑप्शन में लिखा है, देखिए 2 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में चुने जाते हैं। ठीक है, और जो भी सदस्य किसी भी सदन में मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, वह जो है विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं। आप उन क्षेत्रों को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमारा आज का 23वां प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वेल मैच्ड। हमसे यह पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन है गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी, रेलवे स्ट्राइक यानी कि रेलवे हड़ताल जॉर्ज फर्नांडिस, और हमारा तीसरा है टोटल रेवोल्यूशन जयप्रकाश नारायण। हमारा चौथा ऑप्शन है ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति मोरारजी देसाई। देखिए जो ये सी है संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो ये तीनों ऊपर के जो हैं ये सभी से संबंधित हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी जी से गरीबी हटाओ संबंधित है, जॉर्ज फर्नांडिस जी जो है रेलवे स्ट्राइक के नेता थे उनसे संबंधित है ये, और जयप्रकाश नारायण जी ने ये संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी। लेकिन जो हरित क्रांति है इसकी शुरुआत जो है अन्य व्यक्तियों ने की थी, जैसे एम.एस. स्वामीनाथन भारत में किए थे, और वर्ल्ड लेवल पर जो है नॉर्मन बोरलॉग थे। तो ये ऑप्शन जो हमारा ये सही होगा। ठीक है, जो मोरारजी देसाई थे वो हमारे देश के चौथे प्रधानमंत्री थे, आप उनके बारे में जानिए। और वह जो है भारत देश के पहले गैर कांग्रेसी नॉन कांग्रेसियन प्राइम मिनिस्टर थे, आप उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से जानेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही होगा। अब हम 24वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 24वां क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ रेंट। हमसे लगान का सिद्धांत जो है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो जी ने ये सिद्धांत लगान का दिया था। ठीक है, अब हम बात करें ए.सी. पिगू की। प्रोफेसर पिगू जो हैं वह इकोनॉमिक्स की जो वेलफेयर बेस्ड यानी कि कल्याण जो आधारित परिभाषा है उन्होंने ही दी थी। एडम स्मिथ के बारे में जाने तो उनको आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक के रूप में भी जाना जाता है, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम 25वें प्रश्न की ओर चलते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है। देखिए तो इनमें से अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, इसको क्या हम कहते हैं? उत्पाद कर। ये दूसरा क्या है? कॉरपोरेट टैक्स निगम कर। तीसरा क्या है? इनकम टैक्स जो आयकर
और ये वेल्थ टैक्स क्या होता है, संपत्ति कर, ठीक है। तो ये संपत्ति कर, आयकर और निगम कर यह जो है प्रत्यक्ष कर है, यानी डायरेक्ट टैक्स है। जबकि एक्साइज टैक्स जिसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कर, जो है ये हमारा ये जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर है। अब हम 26वें प्रश्न की ओर चलते हैं। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी वॉज पब्लिश्ड इन, हमसे प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी वह कब जो है प्रकाशित किया गया था। एक चीज़ मैं बता दूं, यह जो पुस्तक थी यह जॉन मैनर्ड किन्स, आप इनको ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए, जॉन मैनर्ड किन्स, ठीक है, इनके द्वारा यह लिखी गई है। और इन्हीं को जो अर्थशास्त्र की एक प्रमुख शाखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी हिंदी में उसको कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है, जीएम किन्स, जॉन मैनर्ड किन्स को जाना जाता है, ठीक है। और यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी, तो फरवरी 1936 में। आप फरवरी नहीं याद करेंगे, आप यही याद करेंगे वर्ष 1936 में ही इसको प्रकाशित किया गया था। आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इज, देखिए अब हमसे यह पूछा जा रहा है कि जो सीमांत जो उपयोगिता का जो वक्र होता है वह कैसा होता है, ठीक है। तो मैं हिंदी के मैं ऑप्शंस पढ़ दे रहा हूँ। देखिए, डाउनवर्ड स्लोपिंग इसका मतलब हुआ कि गिरता हुआ ढाल, वर्टिकल मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, और हॉरिजेंटल मतलब होता है क्षैतिज, अपवर्ड स्लोपिंग मतलब होता है ऊपर उठता हुआ ढाल, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, गिरता हुआ ढाल इसका सही होगा। सीमांत उपयोगिता का वक्र जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। आप इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी और आप समझ पाएंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का 28वां प्रश्न है, ऑस्टियोमैलेशिया, ठीक है, इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, हमसे यह पूछा जा रहा है कि ऑस्टियोमैलेशिया जो बीमारी है वह किस विटामिन के कमी के कारण होती है, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी की कमी के कारण हमें कौन सा रोग होता है, ऑस्टियोमैलेशिया, ठीक है। ये हड्डी यानी बोन से संबंधित कुछ बीमारी है। और देखिए, मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था विटामिन ए से हमें क्या होता है, रतौंधी, क्या होता है हमें, रतौंधी। और विटामिन बी की कमी से हमें क्या होता है, हमको बेरी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है हमें, स्कर्वी, ठीक है। आप सभी इसको नोट करके याद कर लेंगे। देखिए, साइंस में यही कुछ 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। 2-3 प्रश्न हैं, प्रश्नों की संख्या ज़्यादा हो सकती है लेकिन इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, हमारा 29वां प्रश्न है, RH फैक्टर इज एसोसिएटेड विथ। अब हमसे प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि जो RH फैक्टर होता है वह किससे संबंधित है। तो देखिए, RH फैक्टर जो है वह मंकी से संबंधित है, ठीक है, यानी बंदर से संबंधित है, ठीक है। देखिए, जब 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर नाम के वैज्ञानिक ने जब RH फैक्टर की खोज की थी, तो जब उन्होंने अपना एक खोज किया था तो यह जो है रीनस मंकी में ही मिला था, ठीक है। तो उसी रीनस मंकी जो रीनस बंदर था उसी के नाम से RH जो हम लोगों ने यहाँ ऐड कर लिया। देखिए, RH आप सभी जानते होंगे, जब आप ब्लड टेस्ट कराने कभी गए होंगे या आपने कभी किसी का ब्लड रिपोर्ट देखा होगा, ब्लड ग्रुप का रिपोर्ट या कोई भी रिपोर्ट, तो उसमें उनका लिखा रहता है, मान लीजिए किसी का B पॉजिटिव है, किसी का A पॉजिटिव है, किसी का AB पॉजिटिव है, तो जो पॉजिटिव या नेगेटिव का जो साइन होता है वही होता है RH फैक्टर, ठीक है। तो RH फैक्टर किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो कितने ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है, मतलब कि देयर आर हाउ मेनी नंबर्स ऑफ, ऐसा ही आप जो भी है, देयर आर हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स, ठीक है, इन ह्यूमन बींग्स, आप इसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए, मेरा आज का अंतिम प्रश्न है, सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ। देखिए, हमसे यह पूछा जा रहा है कि जो लार होता है वह किस चीज़ के जो पाचन में मदद करता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्टार्च। आप इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सलाइवा जो है हमारे ये जो मुंह में सिक्रेट होती है, ठीक है, जो सलाइवा ग्लैंड होती है हमारी, जब उसमें भी कुछ डिस्टर्बेंस आती है तो उससे भी बहुत प्रॉब्लम होती है हमें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान हम कमेंट बॉक्स में करेंगे। और स्टे कनेक्टेड विथ अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और एक बार मैं पुनः फिर आपसे कहना चाहूँगा कि आप पूरी ईमानदारी से इस वीडियो को देखिए, समझिए, नोट करिए, और आप एग्ज़ाम में यानी BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप ज़रूर लाभान्वित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें दें। आपके कमेंट्स का, आपके सुझाव का हमें इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।